अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो गुज़िश्ता रोज़ की जो भी अपडेट आई हो या जो भी डेवलपमेंट हुई हो वो तो मेरा ख्याल है मैंने आपको वीडियो की सूरत में बता ही दी है। लेकिन उन वीडियोस के जवाब में अब ये भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई इंडिया तो चलो ये ऐलान हो गया कि डार्क रेड कंट्री की लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन कब निकलेगा अभी तो लिस्ट में फ़िलहाल अभी भी मौजूद है। देखें, अगर आप वो कंप्लीट ख़बर देख लेते तो कम से कम आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता। और रात को टाइम भी थोड़ा शार्ट था तो मैंने सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, आपको ये इत्तला दे दी। तफसीली ख़बर के मुताबिक ये आपके सामने तफसीली ख़बर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ये डेवलपमेंट कब होगी, ये होगी 17 तारीख़ यानी 17 सितंबर को जुमे वाले दिन सुबह 8 बजे लिस्ट में चेंजिंग कर दी जाएगी। ये उनकी न्यूज़ से स्क्रीनशॉट लिया गया, ये आपके सामने मौजूद है और उन्हीं की वेबसाइट से लिया गया जहाँ पर ये तमाम तफसीलात शेयर हुई हैं। 2 वेबसाइट हम न्यूज़ की जो मेन चलती हैं, एक है टाइम्स ऑफ माल्टा और एक है माल्टा टुडे। ये उनसे ख़बर ली गई है कि जो वज़ीर सेहत हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इंडिया जो है वो डार्क रेड कंट्री की लिस्ट से निकलने जा रहा है। और इसमें अभी एक और भी डेवलपमेंट हुई है। देखें, जो माल्टा की नेशनल फ़ुटबॉल टीम थी वो गई हुई थी रशिया के दौरे पर, और जब वो रशिया के दौरे से वापस आई है तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया गया, बावजूद इसके कि रशिया जो है वो माल्टा की डार्क रेड कंट्री लिस्ट में है। उनके लिए ज़रूरी था कि वो क्वारंटाइन करते, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन नहीं करने का क्या गया, उनको ये छूट दी गई है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी बात को मानकर चलते हुए हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्वारंटाइन की शर्त जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब वो देखेंगे ये बंदे ने वैक्सीन लगवा रखी है तो फिर उसको क्वारंटाइन का नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनकी नेशनल जो फुटबॉल टीम थी जब उसने वैक्सीन लगवा रखी थी तो फिर उसके सामने ये शर्त नहीं रखी गई। अब ज़्यादा लोग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो डार्क रेड लिस्ट है उसमें कितने मुल्क हैं और जो रेड कंट्री लिस्ट है उसमें कितने मुल्क हैं। देखें, जो डार्क रेड है उसमें तकरीबन 150 मुल्क उन्होंने ऐड कर रखे हैं। 150 खाली ये साउथ एशिया के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है, बल्कि दुनिया के 150 मुल्क हैं जो उन्होंने डार्क रेड कंट्री लिस्ट में डाल रखे हैं। और बावजूद इसके कि उनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो टूरिज़म से जनरेट होता है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने संजीदा हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये ये कंडीशन जो है ये ईज़ होने का ज़्यादातर इम्कान मौजूद है, क्योंकि अगर इसी तफसीलात को सही मान कर चलें तो बड़ी यही उम्मीद है कि बड़ा ब्रेक थ्रू यही है कि अब लोगों को वर्क वीज़ा पर जाने के लिए, क्योंकि हमारी जो भी वीडियोज़ होती हैं रहती हैं ज़्यादातर वर्क वीज़ा के मुतालिक, तो CBU की शर्त भी ख़त्म हो जाएगी। अब पाकिस्तानी भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया के मुतालिक तो ये ख़बर आ गई, इंडिया में VFS ऑपरेट करेगा तो ज़ाहिर बात है बांग्लादेश और नेपाल के लोग भी करवा सकते हैं अपना काम, यानी VFS ओपन है तो चलो उनका काम भी हो जाएगा, CBU की शर्त भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया जो है वो डार्क रेड कंट्री की लिस्ट से निकल जाएगा। तो पाकिस्तानी अब क्या करें। देखिए, पाकिस्तानियों के लिए पहले भी UAE वाली ऑप्शन थी और अभी UAE वाली ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ना तो VFS है और ना ही माल्टा एम्बेसी है। अभी 1 हफ़्ता इंतज़ार करें तो ज़्यादा बल्कि गालिब इम्कान यही है कि CBU की शर्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी माल्टा CBU तो किसी सूरत भी 99% चांस जो है वो बात ही ख़त्म कर देते हैं। ये बात कह के कि जो काम है सिर्फ UAE से हो रहा है और UAE में 8 मंथ रेजिडेंट वाली शर्त होनी चाहिए आपकी। VFS वाले अलग जगह हैं, अब उनकी मर्ज़ी है वो क्या करें क्या ना करें। वो 5 मंथ से भी जो रेजिडेंट है उसको भी तंग करते हैं, 3 महीने से है उसको भी तंग करते हैं, उसको कहते हैं CBU लेके आओ, और उन्होंने कसम खा रखी है CBU देनी नहीं है हमने। तो जो बाकी ममालिक हैं जो कि डार्क रेड कंट्री की लिस्ट में नहीं आ रहे, उनके लिए भी अच्छी ये खबर है कि जहाँ पर काम नहीं हो रहा है, जैसे कि सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, अब इन ममालिक में भी लोग फंसे हैं, उनके पास भी अप्रूवल लेटर है, वो क्या करें, वो भी UAE नहीं जा सकते क्योंकि विज़िट वीज़ा पर उनकी एप्लीकेशन कोई एंटरटेन नहीं किया जा रहा। तो 1 हफ़्ते का टाइम जो है ये थोड़ा सब्र से इंतज़ार से गुजार लें। 22 सितंबर को ज़्यादातर चीज़ों का मज़ीद ठीक होने का इम्कान है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर कन्फर्म तो गैब का इल्म अल्लाह के पास, ये हमारे पास तो नहीं है। हम तो जो भी अखबारों को देख के एक राय बनती है या एक अमूमी तौर पर ओपिनियन बनती है वो आपको बता देते हैं कि भाई ये होने का इम्कान है। कल न्यूज़ पड़ी थी कि हो सकता है इम्कान हो कि क्वारंटाइन ख़त्म हो जाए, इंडिया डार्क रेड से निकल जाए, तो अल्लाह ने चलो जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ और वो दोनों काम हो गए। इसमें मेरी कोई बुराई नहीं है, मैंने अगर वीडियो बना दी है तो वो न्यूज़ को देख कर बनाई है, और जो न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं ये तो उनकी मेहरबानी है, मैं तो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई नहीं है। और इसके अलावा भी वो मज़ीद जो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने कनाडा का, फिर मराकश का भी कहा, फिर इसराइल का भी कहा, फिर मज़ीद ममालिक का भी कहा कि हम
कर रहे हैं काम इस पे ईज़ करने पे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह मेरा ख्याल है ये रेस्ट्रिक्शन हटाने की ये है कि अब वो कह रहे हैं कि हमें डेल्टा वेरिएंट से कोई ख़तरा नहीं है। डेल्टा वेरिएंट से अगर उन्हें ख़तरा था तो सबसे पहले किन मुल्कों का नाम वो लेते थे? पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेते थे कि यहाँ से डेल्टा वेरिएंट माल्टा में आ सकता है। लेकिन अभी वज़ीर सेहत ने क्लियर कट कह दिया कि हमें डेल्टा वेरिएंट से कोई ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा है मूव वेरिएंट से, और मूव वेरिएंट सामने आया कोलंबिया में, उसका पाकिस्तान, इंडिया या इन साउथ एशियन कंट्रीज से कोई लिंक नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई कि भी डेल्टा वेरिएंट वाली जो भी बातचीत मीडिया में हाइप के तौर पर चलती थी वो बात तो हो गई ख़त्म। तो इसलिए अब ये है कि ये आने वाले दिन जो हैं ये अब पाकिस्तान और इंडिया के लिए बेहतर साबित होंगे। बहरहाल दुआ करें आप, दुआएं रंग लाएँ आपकी कि जो भी लोग भी परेशान हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि बाज़ भाई ऐसे भी हैं जो कि 2-2 साल से फंसे हुए हैं लेकिन काम हुआ नहीं है, इंतज़ार पे इंतज़ार। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी 17 अगस्त को, तो 17 अगस्त अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ तो ये ऐलान हो गया कि अभी जो है रेस्ट्रिक्शन हट रही हैं, क्वारंटाइन हट रहा है, लिस्टें जो है वो चेंज हो रही हैं, डार्क रेड लिस्ट में चेंजिंग आ रही है। तो इसलिए नेगेटिविटी कहीं भी नहीं लेके जाती, क्योंकि बाज़ भाई कह देते हैं कि जी 1 साल पूरा नहीं खुलेगा। तो भाई ऐसी बातों का फ़ायदा तो होता कोई नहीं है, उल्टा आप खुद एक ऐसे मायूसी के अंधेरे में चले जाते हैं जहाँ से निकलना मेरा ख्याल है नामुमकिन होता है। क्योंकि इंसान जब खुद ही ये तसव्वुर करके बैठ जाएगा ये काम होना ही नहीं है, ये दुनिया मुमकिनात का नाम है, पॉसिबिलिटीज़ का नाम है। इसी नेगेटिविटी की बातें कम से कम ना फैलाया करें, सवाल किया करें, सवाल लोगों के सामने रखा करें। आपके पास ईमेल एड्रेस हैं, फ़ोन नंबर मौजूद हैं, आप रब्ता करें, अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। सवाल जो होता है ये आधा इल्म बज़ाते खुद होता है, सवाल बज़ाते खुद आधा इल्म होता है। जितनी देर आप सवाल नहीं करेंगे, किसी के मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। अब ये जो क्वारंटाइन की शर्त हटी है सिर्फ लोगों के बात करने की वजह से हटी है कि हम इन कंडीशन में नहीं रह सकते, ये गैर इंसानी है, तो हम इतने पैसे दे रहे हो, हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। ये दुनिया की किस किताब में लिखा है भाई? आप कहते हो हम सिविलाइज्ड मुआशरा हैं, हम ये हैं वो हैं, तो उसके बावजूद अगर आपने लोगों के साथ ये सलूक करना तो फिर इसकी क्या तुक बनती है? इसलिए ये तमाम बातें हैं, नेगेटिविटी आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगी, कहीं और शायद और मज़ीद नेगेटिविटी के गड्ढे में आपको धकेल दे, लेकिन इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आपसे ये है कि दुआ करें, कोई नहीं, आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, अच्छे की उम्मीद लगाएं। और दूसरी बात रह गई, जो भाई कहते हैं कि हम टर्की जाके अप्लाई कर देते थे, अगर यूएई वाली ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूएई का विज़िट वीज़ा भी अभी थोड़ा मुश्किल चल रहा है, डन बेस पे 60-70 हज़ार का वीज़ा मिल रहा है, तो अभी उधर जाके रेजिडेंट लगवाएंगे, फिर ये वो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। हम टर्की चले जाते हैं, टर्की बिल्कुल जा सकते हैं, आपको रेजिडेंट होना चाहिए और वहाँ को 6 महीने 8 महीने वाली शर्त नहीं है। आपका जो भी टीआरसी है, रेजिडेंट कार्ड है, अभी मुझे ये नहीं पता कि टीआरसी और रेजिडेंट कार्ड में फ़र्क क्या है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने तो यही बताया कि टीआरसी और रेजिडेंट कार्ड एक ही है। चलें, आप मज़ीद भी कंफर्म कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो आपका रेजिडेंट कार्ड है वो 6 महीने ऑनवर्ड वैलिड होना चाहिए, यानी अगर आज आप वीएफएस में अप्लाई करते हैं तो आने वाले 6 महीने तक वो वैलिड होना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन हो जाएगी। और मेरा ख्याल है टर्की में इस तरह कोई अपॉइंटमेंट वाला इशूज़ भी नहीं है जो कि यूएई में चल रहा है। और अपॉइंटमेंट वाला इशू मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। अब तो वेबसाइट भी लॉगिन नहीं हो रही है, पहले कम से कम वेबसाइट लॉगिन हो जाती थी, आगे जाके वो कह देता कि नो स्लॉट्स अवेलेबल। लेकिन अभी मेरा ख्याल है इतना ज़ोर लगा दिया यूएई वालों ने कि माल्टा की वीएफएस की वेबसाइट ही बंद हो गई है, बस समझ नहीं आ रहा क्या करें। और रह गई बात यूएई वालों, आप में मेरा ख्याल है कम से कम ओज़ो ग्रुप को बंद करके रख दिया है। इतने लोगों ने ओज़ो ग्रुप को कम से कम मेल कर दिए हैं कि अभी वो जवाब भी नहीं दे रहे। अभी ये भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे मुझे तकरीबन 3 या 4 हफ़्ते हो गए हैं शायद, तो मैंने वो उनकी फ़ी भी अदा की हुई है 350 यूरो, उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर भी दिया था, तो मुझे कोई सवाल जवाब नहीं आया। तो कोई कह रहा मुझे 2 महीने हो गए, मैंने ओज़ो ग्रुप में पैसे भेजे हुए हैं। यानी इन लोगों चढ़ गए हैं ओज़ो ग्रुप की ऐसी तैसी, भेज के उन्हें ईमेलें भेज के सीवी। मैं ये नहीं कहता ना भेजो, लेकिन ये है कि एक दफ़ा चढ़ाई हो गई है ओज़ो ग्रुप अब याद करेगा। तो अभी तो वो किसी की मेरा ख्याल है मेल का जवाब भी नहीं दे रहे, वो यही कह रहे हैं कि जब टाइम आएगा तो फिर बताएंगे। तो ये है कि ज़रा एहतियात से, ज़रा ख्याल से, ये ना हो कि रोले में काम जो होते हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये ना हो 350 भी डूबते रहें, थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा उन्हें भी सांस लेने का टाइम दें। और भी बहुत कंपनी है, तो हर भाई कहता है कि हमें कंपनी बताओ। भाई कंपनी इतनी ज़्यादा है, किस किस का बंदा नाम ले, वो फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। गूगल आपके सामने हाज़िर है, जो उनके जॉब्स पोर्टल हैं वो हाज़िर हैं, आप जाके अप्लाई करें। और भाई कहते हैं जी जर्मनी के मुतल्लिक कोई बात करें, देखें जर्मनी के मुतल्लिक अगर वीडियो बनाई जाएगी तो कम से कम 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है। चंद दिन पहले मुझे जर्मनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर एक भाई आए हैं हमारे, बहुत अच्छी गुफ्तार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फिर हमें इन्फॉर्मेशन दी है। कम से कम 3 घंटे उनसे बातचीत हुई है जर्मनी के मुतल्लिक, लंबे अरसे से माशाल्लाह जर्मनी में मुकीम है
और उन्होंने अपनी खिदमात भी पेश कर दिया है कि जर्मनी से मुतल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह इल्म के मुताबिक आपको जवाब दिया जाएगा। मेरे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और मेरा ख़्याल है इससे पहले भी जो भी मैंने जर्मनी के मुतल्लिक़ पढ़ा है, अगर उसको सारे को कंबाइन किया जाए तो जर्मनी जो है वो बहुत बेहतर ऑप्शन है। जर्मनी जो है वो खुले दिल का मुल्क है, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्यूजी क्राइसिस में जो भी लोग हिजरत करके गए, अगर सबसे ज़्यादा लोगों को पनाह दी है बग़ैर किसी बाइस्ड रवैये के, तो वो जर्मनी ही था। लेकिन बदकिस्मती से जर्मनी में लोगों पर हमले भी हुए हैं जो कि इंतहा पसंद लोगों ने किए, क्योंकि इस्लाम का ये दरस कभी भी नहीं है कि आप किसी मासूम लोग बंदे को, चाहे वो उसका मज़हब कोई भी हो, उठाकर आप चाकू से, छुरी से हमला कर दें। मेरे भाई, ये इस्लाम का दरस नहीं है। फिर बात दूसरी तरफ चल पड़ेगी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि जर्मनी ने एक खुले दिल का मुजाहरा करते हुए लोगों को पनाह दी है। अगर आप मेरा ख़्याल है इसी बात को मद्देनज़र रखें तो आप कभी भी किसी भी मुल्क या किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ ऐसा रवैया नहीं रखेंगे जो कि बाज़ गंदी मछलियों ने किया। नहीं करना चाहिए था। इस्लाम जो है वो हर मकतबा फ़िक्र, हर मज़हब के लोगों को ज़िंदा रहने का हक़ देता है, किसी से ज़िंदा रहने का हक़ नहीं छीनता। बस इतनी सी बात है। बाकी रह गई जर्मनी वीज़ा के मुतालिक, तो भाई बहुत ज़्यादा बातें करने वाली, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा वो बातें करते हुए। तो किसी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर कंबाइन करेंगे ये बातें। डॉक्टर साहब को भी अगर ऑन बोर्ड लेना पड़ा तो ऑन बोर्ड ज़रूर लेंगे। तो मेरा ख्याल है वीडियो तवील होती जा रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बातचीत करेंगे। और कभी कौवे भी जो हैं वो मुसलसल काएँ कर रहे हैं सर पे, तो अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।